नमस्कार दोस्तों, प्रगति पथ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बड़े वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरे इन्वायरमेंट के मतलब पब्लिकेशन जो आप पढ़ रहे हो, एक ए से जो पढ़ता है उस पूरे पब्लिकेशन की बुक को कवर कर दूंगा। मतलब 3-4 दिन में पूरा यूनिट, मतलब 5 दिन है मेरे पास, पांचों यूनिट आपको पढ़ा दूंगा। किसी प्रकार की चिंता करने की आपको जरूरत है नहीं फिलहाल, जब तक मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो किसी प्रकार की आपको चिंता नहीं करनी है, खाली क्या लाना है, नंबर लाना है। बात समझ गए? तो एक बार सेटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। बहुत ही धुआंधार क्लास करेंगे। ये पूरी यूनिट आज कवर कर दूंगा और एकदम टू द पॉइंट कवर करूंगा। बात समझ में आ गई? तो इस यूनिट में आपको पढ़ना क्या है, पर्यावरण की अवधारणा पढ़नी है, उसका महत्व पढ़ना है, उसका क्षेत्र पढ़ना है। ठीक, तो फिर उसका लक्ष्य और उद्देश्य क्या है वो पढ़ना है, उसके निर्देश सिद्धांत क्या है वो पढ़ना है। फिर मानव तथा पर्यावरण के मध्य संबंध क्या है, परिस्थितिकी और मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, एकदम पूरा टू द पॉइंट सिलेबस से है। एक एक पॉइंट करके मैं पढ़ लेता हूँ, एकदम अंडरलाइन करके आया हूँ। मतलब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, सीधा टू द पॉइंट काम करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको चीजें पता है कि पर्यावरण की मीनिंग क्या होती है। ये बात आपको पता है कि परि मतलब बाहर या चारों ओर, और आवरण मतलब घेरा। यानी एक डेफिनेशन अगर देंगे तो वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है या आवृत किए हुए। बात समझ में आ गई? अब पर्यावरण जो है वो पर्यावरण दो घटकों से मिलकर बनता है, एक जैविक घटक से, एक अजैविक घटक से। जैविक घटक कौन से हैं? जिनके अंदर जीव होते हैं, जिनके अंदर ऑक्सीजन होता है, जो जीवित होते हैं। अजैविक घटक जो है जिनके अंदर ब्लड नहीं होता, जो जीवित नहीं होते, जो सांस नहीं ले सकते, जो खान रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, वो सब क्या होते हैं? अजैविक होते हैं। बात समझ में? देखो, एकदम टू द पॉइंट कंसेप्ट समझ लो। अब आप बोलोगे कि रेस्पिरेशन ऐसे बहुत लोग करते हैं जो लिविंग थिंग्स होते हैं, नहीं नॉन लिविंग थिंग्स नहीं होते। मतलब सीधी सी बात आपको ये समझना है कि जीवीय घटक मतलब जैसे हम लोग जीवीय हैं, अजैविक घटक मतलब जो जीवित नहीं है। उसके बाद में यह उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन और विकास पर पड़ता है। यानी आप सीधा सीधा जैसे डेवलपमेंट साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में भी आपने पढ़ा था कि वातावरण का प्रभाव यानी बाहरी दशाओं का। बाहरी दशा मतलब जैसे कोई भूकंप आ गया, कोई भूस्खलन आ गया, कोई मिट्टी अपर्दन हो गया, मृदा अपर्दन जिसको बोलते हैं, उन सबका प्रभाव या आपके जीवन पे बाहर से वातावरण का, समाज का, संस्कृति का, ये सब आपका पर्यावरण में आता है। समाज, संस्कृति, देश प्रदेश सब आता है, तो उसका प्रभाव हो गया। या फिर जो है आपका प्राणी जीवन के विकास पर जो भी उसका प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब है आंतरिक वातावरण हो, चाहे वो आपका घर हो, परिवार हो, ये वातावरण हो गया, या फिर बाहर का सांस्कृतिक सामाजिक वातावरण हो गया, इन सभी के प्रभाव को पर्यावरण के प्रभाव में सम्मिलित किया जाता है। यानी ये सभी क्या है? पर्यावरण है। यानी हमारे चारों तरफ जो कुछ भी फैला हुआ है, हमारे आसपास जो कुछ भी पड़ा हुआ है, वो सब पर्यावरण है। उसके बाद में जैसे पर्यावरण क्या है, इनमें से कुछ दशाएं हैं, जैसे वन्य जीव, वे भी पर्यावरण है। वायु एक पर्यावरण है, पानी एक पर्यावरण है, जल एक पर्यावरण है। यानी यहाँ पर एक सामाजिक ढांचा पर्यावरण है, सामाजिक संस्था पर्यावरण है, मान्यता पर्यावरण है, धर्म पर्यावरण है, नैतिकता पर्यावरण है। यानी जितने वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं ये सब एक पर्यावरण के भाग है। बात समझ में आई? अच्छे पर्यावरण का अर्थ क्या है कि इन सभी घटकों के मध्य संतुलन स्थापित होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पानी ज्यादा हो गया और उसके बाद में फिर जो है कोई दूसरी वस्तु बहुत कम हो गई, या दूसरी वस्तु बहुत ज्यादा हो गई और तीसरी वस्तु बहुत कम हो गई। बात समझ में आ गई? तो कहने का यहाँ पर सिर्फ एकमात्र उद्देश्य यही है मेरे प्यारे बच्चों कि इनके मध्य समुचित संतुलन की व्यवस्था होनी चाहिए, संतुलन होना चाहिए एक दूसरे के बीच। बात समझ में आ गई? नहीं तो फिर इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा। जैसे सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जंगल में अगर लॉयन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए और खरगोश की संख्या बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो इनको खाना खाने के लिए लॉयन को खरगोश कम मिलेंगे और इसके बाद फिर ये लुप्त हो जाएंगे, यानी ये गायब हो जाएंगे। जैसे डायनासोर जुरासिक एरा से गायब हो गया। ठीक, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लो, जैसे जैविक व्यवस्था भी होती है। तो जैविक व्यवस्था मतलब कि जो जीवीय जंतु होते हैं उनकी अपनी खुद की व्यवस्था होती है। ये पीडीएफ एक बार पढ़ लेना, बहुत ही जबरदस्त आपका इन्वायरमेंट तैयार हो जाएगा। उसके बाद अजैविक घटकों में भी जैसे संगठनात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। यानी जो अजैविक घटक होते हैं जैसे मिट्टी है, सूर्य है, प्रकाश है, ये सब अजैविक घटक है। तो इनमें भी अपना संगठन और गुणात्मक परिवर्तन होते रहते हैं। बात समझ में आई? जैसे मिट्टी का निर्माण होना, मिट्टी कई तरह की होती है ना? दोमट मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, अनुपजाऊ मिट्टी होती है। तो ये चीज आपको समझ के चलना है कि मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों को काटा, जंगली जानवरों को पालतू बनाया। मतलब ह्यूमन ने इन्वायरमेंट में, जब जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि मानव और इन्वायरमेंट के बीच में संबंध क्या है, तो यही वो संबंध है कि भैया आपको संतुलन स्थापित करना चाहिए था, बट आपने तो पूरा काट पीट के एकदम हिसाब किताब असंतुलित कर दिया। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि इन्वायरमेंट में संतुलन होना चाहिए, बट जीवीय और अजीवीय घटकों के बीच में, बट हम जीवीय घटक है, बट हमने संतुलन स्थापित करने का काम नहीं किया। और ये सब जो काम किया हमने, औद्योगिक इकाई लगाई, वायुमंडल, ये सब काम है, ये आप देख लीजिए।
उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आपको समझना है, जैसे हमने पर्यावरण को प्रदूषित किया, हमने रासायनिक खादों का प्रयोग किया, उर्वरक का प्रयोग किया, हानिकारक रसायनों का प्रयोग किया, इस वजह से हमने जो एक इन्वायरमेंट बनाया, एक मानव निर्मित परितंत्र बनाया जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इसको मैंने आपको समझाया था मानव निर्मित परितंत्र क्या होता है। तो जैसे धान का खेत एक कृत्रिम परितंत्र है जिसको मानव बनाता है, तो जो हमने एक मानव निर्मित, धान का खेत नहीं सीधा खेती बोलेंगे, तो जो एक मानव ने निर्मित परितंत्र बनाया, उस परितंत्र ने एक बने बनाए प्राकृतिक परितंत्र को नष्ट कर दिया। ये बात आपको समझ में आ गई। तो इनका जो लक्ष्य था वो था कि प्रकृति पर हमको विजय पाना है ना, और इसी के वजह से इन्होंने पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिया। उसके बाद एकदम टू द पॉइंट देखते हैं, इन्वायरमेंट किन शब्दों से बना हुआ है। इन्वायरमेंट और मेंट से बना हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है, इन सर्कल होता है। इन्वायरन का मतलब होता है इन सर्कल, मतलब घेरना, और मेंट का मतलब होता है चतुर्दिश, मतलब चारों तरफ से घेरना। बाकी इन्वायरमेंट शब्द का जो पर्याय है वो इन्वलप होता है। उसके बाद अंटैसी ने क्या डेफिनेशन दिया, व्यक्ति के वंशानुक्रम के अतिरिक्त वह सब कुछ पर्यावरण माना जाता है जो उसे प्रभावित करता है। तो एक तो ये अंटैसी का है। सीसी पार्क का जो है, मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इनफैक्ट भैया बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन यहां से निकलने भी पॉसिबल है, इसीलिए टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूं। एजी टॉन्सले ने भी पर्यावरण के बारे में क्या कहा, आपको पता है एजी टॉन्सले बहुत बड़े प्रतिपादक माने जाते हैं पर्यावरण के। तो इन्होंने कहा क्या एग्जैक्टली, इन्होंने कहा कि जो इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी लिखी थी, तो उसमें इन्होंने लिखा कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। मतलब एक प्रभावकारी दशा, दशा मतलब जी ऐसा दशा, ऐसी स्थिति जहां पे प्रभाव उत्पन्न हो, मतलब कुछ भी हो जाए तो वो जीव जंतुओं पे इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो ऐसे परिस्थिति में जो जीव रहते हैं उसको हम पर्यावरण बोलते हैं। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि भैया कुछ भी चेंजिंग होती है तो पर्यावरण में, प्रकृति में हमें हानि देखने को आती है। ये बात आपको समझ, देखो छोटा सा कोरोना क्या हुआ, पूरा तहस नहस पैदा हो गया, है ना। छोटा सा ही तो कहेंगे, एक पैंडेमिक था, मैं समझ सकता हूँ, महामारी थी बहुत बड़ी, लेकिन इससे इन्वायरमेंट पे फर्क पड़ा। उसके बाद हर्ष कोविड की डेफिनेशन है मैन एंड हिट्स वर्क। इनको मैन मतलब मैन और उनका वर्क में उन्होंने लिखा कि पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करता है। विकास चक्र का मतलब जैसे उनका जीवन से लेकर मरण तक का जो चक्र होता है, जैसे एक बच्चा होता है जो शैशवावस्था से यानी भ्रूणावस्था से अपनी वृद्धावस्था तक जाता है। उसके बाद मकाइबर भी इसी से संबंधित है इन्वायरमेंट के डेफिनेशन से। तो आप एक बार कंसंट्रेशन कर लो कि एजी टॉन्सले, हर्ष कोविड, मकाइबर हो गए, उसके बाद आगे ये जो आपको पढ़ाया गया सीसी पार्क हो गए, अंटैसी हो गए, ये सब पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। मकाइबर ने बोला कि पृथ्वी का धरातल और उसकी प्राकृतिक दशाएं, प्राकृतिक संसाधन, भूमि, जल, पर्वत, खनिज पदार्थ जैसे पशु, पौधे, संपूर्ण प्राकृतिक शक्तियां जो पृथ्वी पर विद्यमान है वो सभी पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। रोसे के अनुसार पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो क्या है, पर्यावरण को प्रभावित करती है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट आपको जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि पर्यावरण के प्रकार कितने होते हैं। तो पर्यावरण का प्रकार एक भौतिक प्रकार होता है। उस भौतिक प्रकार में कुछ घटक आते हैं जैसे भौतिक घटक, जैव घटक और जलवायुगत घटक। अब भौतिक घटक में ये बात आपसे को याद रखनी है भैया, एक नंबर में एमसीक्यू ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, नदियां हो गई, मिट्टी हो गया, खनिज हो गया, ये सब क्या है, भौतिक घटक है जिसको हम मटेरियल कंपोनेंट कह सकते हैं। उसके बाद इसको बायोटिक कंपोनेंट आप बोलोगे। जैसे जैव घटक में क्या आएंगे, घास के मैदान हो गए, वन आएंगे, जीव जंतु आएंगे, ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद जलवायुगत घटक मतलब जो क्लाइमेट के बेस्ड पर क्लासिफाई किए जाते हैं, वो सौर प्रकाश यानी ये आपके सूर्य की ऊर्जा समझ लीजिए, हवाएं हो गई, वर्षा हो गई, और अन्य दशाएं जैसे जो लेब्राडोर धाराएं चलती हैं या और तरह तरह की धाराएं, मतलब जो क्लाइमेट से जुड़ी हुई हैं, बरसात से, वर्षा से जुड़ी हुई हैं, वो सारी चीजें। वर्षा नहीं कह के क्लाइमेट कहना ज्यादा बेटर रहेगा। भौगोलिक पर्यावरण भी एक प्रकार है। तो भौगोलिक पर्यावरण जो है वो भौतिक पर्यावरण के बाद दूसरा नंबर इसका रहता है, तो इसको आप टू नंबर पे रख सकते हो, भौगोलिक पर्यावरण। अब इसमें नदी है, पुल है, खेत है, ये भी आपका कृत्रिम पारितंत्र है। इसमें बहुत सारे, ये पुल जो है ये कृत्रिम पारितंत्र है भैया, पर्यावरण के अंदर ही तो कृत्रिम पारितंत्र भी आते हैं। सड़क कृत्रिम है, पहाड़ तो नेचुरल है, मैदान नेचुरल है, भवन कृत्रिम है, वन नेचुरल है, नगर नेचुरल नहीं है, ग्राम नेचुरल नहीं है, विद्यालय नेचुरल नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। मतलब कंक्लूड अगर किया जाए तो भौतिक पर्यावरण और
ये आपका भौगोलिक पर्यावरण, ये 2 हो गए। उसके बाद में सांस्कृतिक पर्यावरण में आप देखेंगे कि एक सामाजिक घटक होता है, एक धार्मिक घटक होता है, एक सांस्कृतिक घटक होता है, एक आर्थिक घटक होता है। अब इसमें जो सामाजिक घटक होते हैं उसमें सड़कें हो गई, पुल हो गई, भवन हो गए, शहर हो गए। धार्मिक घटक में विद्यालय, मंदिर, मस्जिद और चर्च हो गए। सांस्कृतिक घटक में अस्पताल, पुलिस स्टेशन, विद्यालय, प्रशासनिक भवन। अब आप पूछोगे कि सांस्कृतिक में मंदिर को क्यों नहीं रखा गया? भैया वो सामाजिक उसमें आएगा। धार्मिक में, आर्थिक घटक में वाणिज्यिक स्थल हो जाएंगे, परिवहन हो जाएंगे। बाकी ये पूरा आप देख सकते हो, कला, संचार, बैंक, मनोरंजन। उसके बाद ग्रामीण पर्यावरण है, यानी ये अंकों की दृष्टि से आपका चौथा प्रकार होगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 5वां प्रकार। तो ये कुल मिला के आप समझते चलिए, ग्रामीण पर्यावरण में कृषि भूदृश्य हो जाएगा, नहर हो जाएगा, खेत खलियान हो जाएगा, पशुपालन स्थल हो जाएगा, चारागाह हो जाएगा। तो ये पूरा आप देख लीजिए कि ग्रामीण पर्यावरण में क्या आएगा। उसके बाद नगरीय पर्यावरण में क्या आएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दी जाएगी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है, देखो एकदम टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट रहना है कि होस्टिंग ने बताया कि किसको, पर्यावरण के घटकों को, पर्यावरण के अवयव के घटकों को कुछ भागों में बांट सकते हैं। जैसे पदार्थ में बांट सकते हैं जो मिट्टी और पानी से मिलकर बनता है। दशाएं जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें ताप और प्रकाश से मिलकर बनता है। बल जो है वो पवन और गुरुत्व से मिलकर बनता है। जीव के बारे में बात करें तो जंतु और वनस्पति से मिलकर बनता है। काल के बारे में बात करें तो जलवायु और समय से मिलकर बनता है। तो ये चीजें एकदम टू द पॉइंट याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। उसके बाद पर्यावरणविद जो है डोरान मिर, जो क्या बोलते हैं 1954 में, उन्होंने बताया कि ये जो 7 वर्गों में उन्होंने इसको डिवाइड किया, किसको, पर्यावरण के घटकों को, ठीक है। वो 7 वर्ग कौन से थे? एक मृदा हो गया, फिर वायु, फिर जल, फिर अग्नि, ताप, प्रकाश, जीव जंतु। पर्यावरण के घटकों का सामान्य वर्गीकरण, इसको देखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर एकदम टू द पॉइंट मैंने हाईलाइट करके रखा है, इसलिए टाइम लॉस नहीं करेंगे हम लोग। फटाफट खाली देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, वन लाइनर तरह से। जैसे जैविक कारक मैंने आपको समझा दिया। अब जैविक कारक वही चीज है जो आप पढ़ते आ रहे हो, कोई इसमें बहुत ज्यादा मतलब बोझ नहीं है। मरुस्थल में जो जीव जंतुओं की संख्या, छोटे कीड़े मकोड़े हैं, घास मैदान में जो आपको मिलेंगे, थार और अरब के मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलेंगे, है ना, ये सारी चीजें। उसके बाद जंतुओं के प्रकार हैं, जैसे वन के जंतु हो गए, घास के जंतु हो गए। तो यही जो भैया, जैसे वन में जब जाओगे तो आपको कोई बंदर मिलेगा, छिपकली मिलेगा, पक्षी मिलेगा, ये सब उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका एमसीक्यू भी कराया मैंने आपको। तो ये एकदम सिलेक्टेड देख लो कि वनीय जंतु कौन से होते हैं और घास भूमि के जंतु कौन से होते हैं और किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कहां कहां पाए जाते हैं। बात समझ में आई? पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाली लिस्ट में आपको पीडीएफ दे दूंगा, इसको देख ही लेना हर हालत में, है ना। एक बार खाली देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, भौतिक और भौतिक घटक है। अब यहाँ पे थोड़ा पर्यावरणीय समस्या के बारे में देख लो कि कितनी समस्याएं होती हैं। जैसे वायु भी प्रदूषित होती है, जल प्रदूषित होता है, मृदा प्रदूषण होता है, समुद्री प्रदूषण होता है। उसके बाद शोर प्रदूषण, ताप प्रदूषण, आणविक प्रदूषण, फिर प्रदूषण मानवीय व्यवस्था की वजह से ये दुष्प्रभाव पैदा होते हैं। पर्यावरणीय संशोधन, ह्रास, ये पूरा देख लीजिए, ये पूरे ह्रास होते हैं। जैसे भूमि का ह्रास हो गया, कृषि का हो गया, औद्योगिक भूमि, ऊर्जा, भोज्य खनिज, जल, वन, शोषण, दुष्परिणाम कारक, समाधान। पारिस्थितिकी तंत्र में बाधा कैसे पैदा होगी? भैया जल चक्र खराब कर दोगे, पानी कम कर दोगे तो बाधा पैदा हो जाएगी। गैस, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए, वैसे उसको तो कम ही होना चाहिए, बट O2 कम हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। ऑक्सीजन चक्र खराब हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। नाइट्रोजन, ऐसे इन सबका आहार श्रृंखला जो मैंने आपको पारिस्थितिकी तंत्र में पढ़ाया था, ये भी अगर डिस्टर्ब हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। जैव विविधता के ह्रास में, मतलब जीव जंतुओं के प्रजातियों में अगर कमी आ जाए तो उसमें भी दिक्कत होने की संभावना होती है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे ये सारे इफेक्ट जो है, ये आप एक बार ऐसे बस खाली ऐसे वीडियो में देख लो, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। जो देखना है वो मैं बता दे रहा हूँ, क्या देखना है क्या नहीं। तो जैसा कह रहा हूँ ऐसा करते चलो, एकदम टू द पॉइंट। 5 दिन में 5 यूनिट खत्म कर दूंगा, मतलब ये नहीं रह जाएगा कि हाँ इन्वायरमेंट हमको। अब यहाँ पे पर्यावरण की आवश्यकता क्या है, तो इसको तो आप खुद ही बना के लिख सकते हो। यार मानो एक सामाजिक प्राणी है, अब समाज में रहना है तो पर्यावरण की जरूरत है। जरूरत क्या है? पानी की जरूरत है, नदियों की जरूरत है, तालाब की जरूरत है, खाने की जरूरत है, खेत की जरूरत है, फसल की जरूरत है, अनाज की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, अर्थव्यवस्था की जरूरत है, सामाजिक व्यवस्था की जरूरत है। मतलब जरूरत तो हर एक किसी चीज की है ना। तो इसको तो आप खुद ही बना के खुद ही समझा सकते हो चीजों को। बस खाली इसको इतना टू द पॉइंट देख लेना पीडीएफ में। पर्यावरण का महत्व क्या है, तो महत्व तो बहुत ज्यादा है, ये आप खुद ही लिख सकते हो। पर्यावरण की जरूरत क्या है, उसके बाद में कुछ टू द पॉइंट महत्व बता देता हूं। जैसे औद्योगिक संदर्भ में पर्यावरण का महत्व है।
बट आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं तो भैया एकदम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन कीजिए, उसको व्यवस्थित रूप से कीजिए ताकि हमारे इन्वायरमेंट को कोई फर्क ना पड़े। नगरीकरण के संदर्भ में भी इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए जब भी आप सिविलाइजेशन करें तो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखिए, ये चीजें आपको करनी चाहिए। तकनीकी विकास के संदर्भ में इन्वायरमेंट का महत्व तो है, क्योंकि इसके बिना वो संभव नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हम इन्वायरमेंट को इग्नोर कर देते हैं और इससे हमें बहुत ज्यादा दिक्कत उठानी पड़ती है। इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस खाली एक कंसेप्ट क्लियर कर लो। उसके बाद परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्न हैं जो आपको लिखने नहीं है, खाली एक बार देख लेने हैं, हाँ मेरे को ये समझ में आया नहीं आया। जैसे पर्यावरण का अर्थ क्या है, पर्यावरण के प्रकार, तो अर्थ और प्रकार मैंने आपको बता दिया। घटक का वर्गीकरण तो अभी मैंने आपको बताया कि बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक, फिर बायोटिक में भौतिक और ये भौगोलिक और ये सब पूरा बता दिया आपको। पर्यावरण के क्षेत्र, ये क्वेश्चन एकदम एग्जाम में आएगा ही नहीं, इसको भूल ही जाओ। पर्यावरण का महत्व क्या है वो अभी हमने डिस्कस किया, ये पूरे क्वेश्चन पे डिस्कस किया हमने। अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता, महत्व, प्रकार, ये बात हो गई। उसके बाद यहाँ पे 2-4 एमसीक्यू है, इसको देख लेना, ऐसे अपने हिसाब से पढ़ लो फटाफट, अभी जो पढ़ाया था ऊपर। तो इतना कुल मिला के हो गया। उसके बाद दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, ऐसे फटाफट सारी यूनिट हम पढ़ डालेंगे।